हेलो एवरीवन, आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करेंगे और आज हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन को वाइंड अप करेंगे। लास्ट हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है। उससे पहले हम लिपिड के कुछ लास्ट लेक्चर के अंदर से कुछ कंपोनेंट रहता था जिसमें हमने ये डिस्कस करना था कि how absorbed lipids are packaged into chylomicrons before they leave the enterocytes, और हम chylomicron का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करें तो मैं आपको बता रहा था कि हाउ लिपिड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम माइसील्स विद सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स टेक प्लेस, और जैसे जैसे माइसील्स जो हैं दे कम क्लोज़र टू दी एपिकल मेम्ब्रेन, द लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सेप्ट बाइल एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, एंड जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसके अंदर हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन भी है। फिर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्पेशल फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं माइसील्स के अंदर से डिफरेंट लिपिड्स को। सिर्फ बाइल एसिड जो है वो यहाँ पे रह जाता है और इट विल स्टे इन दी इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, और ये आगे चल के इलियम के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। व्हेन इन दी इंटेरोसाइट दीज ट्राइग्लिसराइड्स are reformed from fatty acids and monoglycerides, they combine to form triglycerides again, जो लिपिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और जब ये ट्राइग्लिसराइड ये जब बन जाएंगे, कंबाइन करेंगे अगेन लिपिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ट्राइग्लिसराइड दोबारा बना देंगे, तो अब ये ट्राइग्लिसराइड जो है दे आर पैकेज्ड इनटू ए कोर ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन आउट ऑफ द सेल। और ये जो अभी आगे इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं, दीज ट्राइग्लिसराइड्स आर पैकेज्ड इनटू ए कोर ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स थ्रू एडिशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही एब्जॉर्ब लिपिड्स जो हैं दे पास थ्रू दी apical membrane, they are quickly picked up by carrier molecules and transported within the cell to the endoplasmic reticulum. When they are on the smooth endoplasmic reticulum, the major lipids are re-esterified, and their re-esterification yields triglyceride and phospholipids. ये जो रीस्ट्रिफाइड लिपिड्स हैं दे आर देन पैकेज्ड विद कोलेस्ट्रॉल, माइनर डाइटरी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अल्टीमेटली जब ये सारे कंपोजिशन इकट्ठी हो जाती है जिसके अंदर हमारे पास रीस्ट्रिफिकेशन के नतीजे में ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कुछ कोलेस्ट्रॉल और माइनर डाइटरी लिपिड्स और स्पेशली प्रोटीन्स फ्रॉम दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इकट्ठे पैकेज अप हो जाते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसकी पिक्चर भी देखते हैं कि काइलोमाइक्रॉन्स हैं क्या। दे आर spherical structures with a core of triglyceride and cholesterol ester, and they have a surface of phospholipid and cholesterol। तो इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये ज़रूरी चीज़ है कि बाइल एसिड्स जो हैं दे आर रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इलियम बाय अ सोडियम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। all the components of micelle will diffuse through the enterocytes except the bile acids। डिफ्यूजन के अलावा फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी। तो वो ये तो कंपोनेंट्स जितने भी लिपिड के हैं ये एपिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटेरोसाइट में चले जाएंगे, बट जो बाइल एसिड्स हैं दे विल बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इलियम। और जैसे ही इलियम पहुंचेंगे बाइल एसिड्स दे आर इन अ रिलेटिवली फ्री स्टेट एंड दे आर डिवॉइड ऑफ अदर लिपिड्स। और फिर हमारे पास यहाँ पे सोडियम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट नियरली एब्जॉर्ब्स ऑल ऑफ दी बाइल एसिड्स, और इसको हमने एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल एसिड्स भी कहते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाइल एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली बैक टू द लिवर बाय पोर्टल वेस्कुलेचर, और लिवर जो है वो एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करता है बाइल एसिड्स फ्रॉम पोर्टल ब्लड। तो बाइल एसिड्स जो हैं दे आर रिसाइकल्ड बाय द लिवर अगेन इनटू द बाइल, और ये रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है
ये कॉन्टीन्यूसली रिपीटेडली होता रहेगा, so that the entire mass of bile acids within the body is circulated through the intestine several times in a day. अब जिस तरह के मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहा था काइलोमाइक्रॉन्स, तो अब्जॉर्ब लिपिड्स जो हैं दे आर पैकेज्ड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स बिफोर लीविंग द इंटेरोसाइट्स। अब काइलोमाइक्रॉन्स क्या हैं? काइलोमाइक्रॉन्स आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स विद ए कोर ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जो इसका इनर कोर है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। और अगर आप इसका सरफेस देखोगे तो इसके सरफेस के ऊपर आपको फॉस्फोलिपिड्स और फ्री कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। इसकी जो खसूसियत है, जो करेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल जो हैं दे आर अरेंज्ड विद देयर हाइड्रोफोबिक एंड्स दैट फेस द कोर, यानी जो उसका वाटर रिपेलिंग साइड है वो कोर की तरफ होगी टूवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द काइलोमाइक्रॉन, और जो उसकी हाइड्रोफिलिक या वाटर अट्रैक्टिंग एंड है दैट विल बी फेसिंग द कोर लिपिड्स, that will be facing the chylomicron particle, that will end facing the surface of the chylomicron particle। तो इनर की तरफ अगर हम इसके मूव करेंगे तो इट विल बी हाइड्रोफोबिक, और आउटर की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास ये हाइड्रोफिलिक है। ये जो अरेंजमेंट है ऑफ द सरफेस लिपिड मेक्स द काइलोमाइक्रॉन वाटर सॉलेबल, यानी जो चूँकि ये बाहर वाला जितना भी पोर्शन है इस तरफ जो है जो सरफेस है इट इज़ हाइड्रोफिलिक, और अंदर की तरफ ये कोर की तरफ जो है इट इज़ हाइड्रोफोबिक। तो सरफेस चूँकि हाइड्रोफिलिक है, सो दिस काइलोमाइक्रॉन पार्टिकल इज़ मोर water soluble. A small number of special protein molecules are also present on the chylomicron surface, and these proteins help to stabilize the surface and to direct the metabolism of the particle। और जैसे ही फॉर्मेशन हो जाती है काइलोमाइक्रॉन्स की, दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन इनटू द लेटरल स्पेसेस, एंड अनलाइक मोस्ट अदर न्यूट्रिएंट्स एंटरिंग द लेटरल स्पेसेस, काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं दे आर टू लार्ज टू पास थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल कैपिलरीज। तो अब चूँकि काइलोमाइक्रॉन्स का जो पार्टिकल साइज है इट इज़ ग्रेटर दैन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइनल कैपिलरीज, सो द काइलोमाइक्रॉन्स विल नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। ये याद रखना, काइलोमाइक्रॉन्स कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड थ्रू द इंटेस्टाइनल ब्लड सिस्टम, रादर दे ट्रेवल थ्रू द इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स, और ये लिम्फेटिक्स के ज़रिए ट्रैवल करके जाएंगे। They eventually form a major abdominal lymph duct, and that passes through the diaphragm into the thoracic duct। Ultimately जो ये काइलोमाइक्रॉन पार्टिकल्स हैं दे विल ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक्स, और वो किस तरीके से है, बिकॉज दे आर, अगेन रिपीट करता हूँ, देयर पार्टिकल साइज इज टू लार्ज for the basement membrane of the intestinal capillary, so they cannot be absorbed through the intestinal blood system. They will travel through the intestinal lymphatics, and they will eventually form a major abdominal lymph duct, and that will ultimately drain into the thoracic duct, the major lymph collecting vessel of the body. The thoracic duct empties into the vena cava। तो इस तरीके से काइलोमाइक्रॉन्स इवेंचुअली रीच द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ ए फैटी मील। द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेस्टाइनल लिम्फ चेंजेस फ्रॉम वाटर क्लियर टू मिल्की वाइट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। जैसे ही आप कोई फैटी मील लेते हैं तो आपको लाइपीमिया मिलता है, और आफ्टर ए फैटी मील दिस मिल्की वाइट कलर कैन बी सीन इन दी ब्लड प्लाज्मा, यानी आपने जैसे ही अगर कोई फैटी फूड खाया है इमीडिएटली उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद आप जैसे ही अगर ब्लड लें और उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो उसका प्लाज्मा जो है उसके अंदर आपको एक मिल्की वाइट से कलर मिलेगा, और वो एसेंशली काइलोमाइक्रॉन्स की वजह से ही है। In normal animals ये वाइट कलर in the blood plasma is known as lipemia। It is transient and disappears within 1 to 2 hours after digestion of meal। और
अगर ये डिसअपीयर नहीं हो रहा तो ये फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं फैट काइलोमाइक्रॉन्स की या फैटी कंसनट्रेशन कोई बहुत ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर गई प्लाज्मा के अंदर। तो अदरवाइज़ एक फैटी मील के अंदर 1 से 2 घंटे के बाद आपको वहाँ पे लाइपीमिया जो है मिलेगा। इट विल टेक प्लेस, इट विल अकर आफ्टर टेकिंग अ फैटी मील। और जब वो फैटी मील की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो द करेक्टर ऑफ द इंटेस्टाइनल लिम्फ चेंजेस फ्रॉम वाटर क्लियर टू मिल्की वाइट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द काइलोमाइक्रॉन्स। और ये चीज़ जो है ये आपको अल्टीमेटली ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। अब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बॉडी सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये एक हाई प्रायोरिटी है फॉर सस्टेनिंग लाइफ। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जितनी भी सिक्रीशंस हैं उसके अंदर वाटर एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट हैं, इनको आगे रीअब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। The gut plays a major role in this conservation, not only because it is portal of entry for different nutrients, but also because water and electrolytes that were secreted in the gastrointestinal tract, they must be efficiently reabsorbed to maintain body composition. और अगर ये नहीं हो सक रहा किसी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज़ की वजह से, तो आप देखोगे कि लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, और उस लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के नतीजे में आपको इमीडिएटली क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल रेमिफिकेशंस उसकी मिलते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सोडियम ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए नेचर ने एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैकेनिज़म्स रखे हैं। अगर आप देखो हमारे पास जो पहला पाथवे है ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इस थ्रू सोडियम को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जिसके अंदर, और ये हमने पीछे एक्सटेंसिवली डिस्कस भी किया था, दिस इज़ अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच देयर इज़ movement of sodium along with any substrate. This can be glucose or amino acid। तो हमारे पास सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, साथ में ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट ओनली a process for absorption of any nutrient like glucose or amino acids, but also a major means for absorption of sodium as well. And this is a secondary active transport. Sodium is moving at the expense of glucose or amino acids. सेकंड हमारे पास है सोडियम अब्जॉर्प्शन इस थ्रू सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। अगर आप देखोगे कि थ्रू दिस मैकेनिज्म देयर इज़ इंट्रासेलुलर हाइड्रोजन दैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सेल at the expense of absorption of sodium through this sodium hydrogen exchanger। साथ ही साथ हमारे पास क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर है जो कि बाइकार्बोनेट को रिमूव करेगा और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन होगी। तो हाइड्रोजन फॉर दिस एक्सचेंज इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज which also generates a bicarbonate ion as well as a hydrogen ion। अब hydrogen is exchanged for sodium and bicarbonate is exchanged for chloride ions। तो जितनी भी लुमिनल क्लोराइड है कंसनट्रेशन वो भी साथ ही साथ एब्जॉर्ब होगी। अगर अब आप देखो तो हमारे पास सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है और क्लोराइड भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। And because of this close connection between sodium and chloride absorption by these pathway, by this coupled sodium chloride absorption, इसको हम सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं या कपल्ड सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ये कपल्ड सोडियम क्लोराइड absorption जो है इट इज़ यूजुअली मोस्ट एक्टिव इन द इलियम एंड द कोलोन, where sodium concentration in the gut is usually relatively low compared with that in the duodenum and jejunum। duodenum और jejunum में ये मोस्टली सबस्ट्रेट्स के साथ ही सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ये वाला मैकेनिज्म आपको ज़्यादातर इलियम और कॉलोन के अंदर मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सोडियम जो एंटेरोसाइट्स के अंदर एंटर होगा इट इज़ ट्रांसपोर्टेड
across the basolateral membrane to the lateral spaces by the action of sodium potassium ATPase pump. चूँकि सोडियम सेल के अंदर है, इट विल बी मूविंग आउट ऑफ द सेल इनटू द लेटरल स्पेसेस थ्रू दिस सोडियम पोटेशियम ATPase पम्प. क्लोराइड आयंस जो है वो इंटेरोसाइट के अंदर ही रहेगा उस वक्त तक जब तक उसकी कंसनट्रेशन इतनी हाई नहीं है टू प्रमोट डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड थ्रू दी स्पेशल चैनल्स और गेट्स इन दी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. और rate of absorption of sodium and chloride by coupled mechanisms, they appear to depend on the permeability of chloride channels that are present on the basolateral membrane. तो ये अभी इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन ना समझना, ये एक्चुअली बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ही है. डिपिक्शन ऐसी बुक ने की हुई है अल्टीमेटली. और यहाँ पे आपको लेटरल स्पेस मिलेगी पहले, उसके बाद फिर मूवमेंट होगी इनटू द ब्लड. फाइनली हमारे पास क्लोराइड चैनल्स जो हैं दे आर रिलेटिवली क्लोज्ड एंड द इंट्रासेलुलर क्लोराइड कंसंट्रेशन राइजेस. जैसे जैसे वो राइज करेगी इट विल डिमिनिश क्लोराइड अब्जॉर्प्शन बाय क्रिएशन ऑफ एन अनफेवरेबल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन. हमारे पास जो थर्ड मैकेनिज़्म है सोडियम के हवाले से, वो इसको हम सिंपल डिफ्यूजन ऑफ सोडियम कह सकते हैं थ्रू दी आयन चैनल्स. ये एक आयन चैनल है जो कि एपिकल मेम्ब्रेन पे पड़ा हुआ है और सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए सोडियम जो है वो मूव करके फ्रॉम द लुमिनल साइड इनटू द इंटेरोसाइट मूव कर जाएगा. और लार्ज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट कैन एग्जिस्ट विल असिस्ट इन द मूवमेंट ऑफ सोडियम फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द लुमिनल साइड इनटू द सेल. यहाँ पे ये ज़रूर याद रखना कि ठीक है कि ये मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करता है, बट इसकी कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल सोडियम होम्योस्टेसिस वो कोई इतनी ज़्यादा जिसे आप कह सकते हैं क्लॉसल नहीं है, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है उसकी सोडियम होम्योस्टेसिस में. जो ऊपर वाले दो मैकेनिज़्म हैं, सोडियम लिंक्ड सबस्ट्रेट ट्रांसपोर्ट, सोडियम को ट्रांसपोर्ट विद द सबस्ट्रेट एंड coupled sodium chloride absorption, these are more critical. ये ज़्यादातर आपको इलियम एंड कॉलन में मिलेगा और ये प्रीडोमिनेटली ड्यूडेनम और जेजुनम में मिलेगा. अब अगर हम सोडियम से थोड़ा अवे मूव करें तो क्लोराइड एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको सिमिलरली 3 डिफरेंट मैकेनिज़म्स मिलेंगे जिसके ज़रिए क्लोराइड एब्जॉर्प्शन होती है. One of the mechanism of chloride absorption is coupled sodium chloride absorption, as was discussed in the previous slide in relation to sodium. तो ये तो सिमिलर मैकेनिज़्म है बिकॉज सोडियम और क्लोराइड इकट्ठे मूव कर रहे हैं. तो पिछली स्लाइड में हमने इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है. Another mechanism of chloride absorption is paracellular chloride absorption. और ये किस तरीके से हो रही है अगर आप देखो तो हमारे पास पैरासेलुलर क्लोराइड ट्रांसपोर्ट जो है इट विल अकर बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. और ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है ये सोडियम को ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है. सोडियम को ट्रांसपोर्ट जो है जो कि किसी भी सबस्ट्रेट ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके हो रही है, इसके नतीजे में देयर इज़ ए नेट मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस. सोडियम के ऊपर चूँकि हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो उसकी नेट मूवमेंट है अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन. एंड बिकॉज नाइदर ग्लूकोज नॉर अमाइनो एसिड्स आर चार्ज पार्टिकल्स, सो सोडियम कैटाइंस आर ट्रांसफर्ड टू द लेटरल स्पेसेस. अब सोडियम जब जो कि इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, इट इज़ प्रेजेंट इन मोर कंसंट्रेशन इन द लेटरल स्पेसेस. सो हमारे पास उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्लोराइड जो है दैट विल मूव फ्रॉम द गट ल्यूमेन, इट विल पास डायरेक्टली इनटू द लेटरल स्पेसेस थ्रू द टाइट जंक्शंस. बिकॉज ये याद रखना, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दीज जंक्शंस आर रेडिली परमिएबल टू स्मॉल एनाइंस. सो ये इतनी जिसे हम कहते हैं टाइट नहीं है, एक्चुअली दीज आर रिलेटिवली इम्परमिएबल स्पेशली टू दी स्मॉल एनाइंस. तो अब ये अलाउ करेंगे मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस so that an electrical neutrality can be maintained over here. And
जैसे ही ये प्रोसेस होगा, इसके नतीजे में यहाँ पे सोडियम जो है ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और इसके नतीजे में अल्टीमेटली क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू दिस पैरासेलुलर पाथवे। This mechanism provides a major route for absorption of chloride for while maintaining electrical neutrality. Although a small electrical potential is maintained across the gut surface, lumen being negative with respect to lateral spaces. तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल जो जहाँ पे पोटेंशियल है वो स्लाइटली जो है नेगेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू लेटरल स्पेसेस, बट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोडियम को ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जो सोडियम की ज़्यादा प्रेजेंस है और सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से एक जिसे आप कह सकते हो नेट इलेक्ट्रिकल पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है। तो क्लोराइड आयंस यहाँ से मूव करके इधर आएंगे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट मैकेनिज्म है हमारे पास फॉर क्लोराइड एब्जॉर्प्शन, दैट इज़ बाय डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड फॉर बायकार्बोनेट विदाउट कपल्ड सोडियम एब्जॉर्प्शन। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये सिंपल क्लोराइड बायकार्बोनेट एक्सचेंज को शो कर रहा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद NHE। और ये एक लास्ट मैकेनिज्म है जो फॉर क्लोराइड एब्जॉर्प्शन एग्जिस्ट करता है, इन विच देयर इज़ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड फॉर बायकार्बोनेट without coupled sodium absorption. Or with this mechanism there is net movement of bicarbonate ions. The bicarbonate ions जो हैं they are moved into the lumen of the gut at the expense of chloride being reabsorbed, and with this mechanism the bicarbonate goes into the gut lumen and there is an increase in the luminal pH over here. यहाँ पे जो pH है वो obviously increase करेगी because of the movement of bicarbonate ions, and this can be particularly important in colon of large herbivores where large concentration of fermentation acids are created and there is extensive buffering required over here. ख़ास करके अगर आप हॉर्स दो के जो कि है ही हाइंड गट फर्मेंटर, तो यहाँ पे उसकी कॉलन के अंदर अगर लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ फर्मेंटेशन एसिड्स यानी वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो हैं वो बन रहे हैं, तो ये बायकार्बोनेट जो है जो मूव करके यहाँ पे आया है उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है फॉर इक्वाइंस एंड फॉर लार्ज हर्बीवोर्स, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दूसरे हर्बीवोर्स हैं वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ कॉलन के अंदर फर्मेंटेटिव एक्टिविटी मिलती है। तो जिन स्पीशीज़ के अंदर कॉलन के अंदर फर्मेंटेटिव एक्टिविटी होती है उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बायकार्बोनेट आयंस जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इन बायकार्बोनेट आयंस के यहाँ सिक्रीशन के नतीजे में क्लोराइड की अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन हो रही है। ये याद रखना कि दिस इज़ सिंपल क्लोराइड बायकार्बोनेट एक्सचेंज विदाउट सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। इसके अंदर कोई सोडियम की मूवमेंट नहीं हो रही। इस ए को अगर हम सी के साथ रिलेट करें तो ए के अंदर हमारे पास कपल्ड सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्प्शन थी, इसके अंदर ओनली क्लोराइड बायकार्बोनेट एक्सचेंज हो रही है। क्लोराइड इज गोइंग इनटू द इंटेरोसाइट एंड इनटू द ब्लड, इनटू द लेटरल स्पेस एंड देन इनटू द ब्लड, और बायकार्बोनेट जो है इट इज़ coming from the blood into the lateral space, into the enterocyte and into the lumen of the gut. अब सोडियम और क्लोराइड के बाद हमारे पास एक और मेजर आयन है जिसको हम कहते हैं बायकार्बोनेट आयन, जो कि हमारे पास सेवरल डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसमें हमारे पास पेंक्रियाज हैं, बाइल है, वो ये स्क्रीट करते हैं। तो इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत क्रिटिकल है अगर बॉडी ने अपना एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना है। और मच बायकार्बोनेट इन एसेंस इज एब्जॉर्ब्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl from the stomach. Sodium bicarbonate entering the intestine reacts with hydrochloric acid to form water, carbon dioxide and sodium chloride. This effectively results in absorption of bicarbonate and hydrogen ions.
तो ये तो हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर भी, पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो बाइकार्बोनेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और जब वो न्यूट्रलाइज करेगा तो उसके साथ साथ हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो अब आगे देखते हैं कि और क्या चीज़, और क्या मैकेनिज्म मौजूद हैं। तो हमारे पास बाइकार्बोनेट एनाइंस इन द गट आर इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड primarily with sodium cations and reabsorbed essentially as sodium bicarbonate। और अगर आप देखो तो ये बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं ये हाइड्रोजन आयंस के साथ, जिस तरह के फॉर एग्जांपल HCl से आ रहा है, सो दे विल रिएक्ट विद दीज बाइकार्बोनेट आयंस एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर के ज़रिए सोडियम की नेट मूवमेंट हो रही है टुवर्ड्स दी ब्लड। अब इसके साथ साथ हमारे पास बाइकार्बोनेट की भी मूवमेंट होगी टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इज़ एक्चुअली फैसिलिटेटेड बाय दिस सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। चूँकि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर जो है सेल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में से हाइड्रोजन को रिमूव करके उसको इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर फेंक रहा है। तो ये तो हाइड्रोजन जो आएगा इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस बाइकार्बोनेट, बट दिस बाइकार्बोनेट दैट वाज जनरेटेड इनसाइड द सेल विल मूव इनटू द ब्लड। सो हमारे पास ये होगा कि इन दिस एब्जॉर्प्टिव प्रोसेस हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस आर फर्स्ट जनरेटेड विद इन द एंटेरोसाइट फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन इज एक्सचेंज्ड from this for sodium across the apical membrane, or within the cell sodium is electrically balanced by remaining bicarbonate ions, whereas the bicarbonate remaining in the gut lumen will be neutralized by the hydrogen ions। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट है उसके नतीजे में सोडियम इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द लेटरल स्पेस एंड फाइनली इनटू द ब्लड, और जो लुमिनल बाइकार्बोनेट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन दैट वाज जनरेटेड इंट्रासेलुलरली, इट विल मूव टू द side of the lateral, it will move to the lateral space and finally into the blood along with this sodium. So there is net absorption of sodium bicarbonate in that sense. So the net effect of such a transport system is absorption of sodium bicarbonate। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, हमारे पास इंट्रासेलुलरली सेल के अंदर हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस जनरेट होते हैं। हाइड्रोजन आयंस जो है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर की वजह से टुवर्ड्स दी सेल मूव कर, टुवर्ड्स दी लूमेन मूव कर जाते हैं, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये जो हाइड्रोजन सेल से मूव करके लूमेन की तरफ चला जाएगा, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय दी बाइकार्बोनेट आयंस एंड विल इफेक्टिवली कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब साथ ही साथ जो सोडियम सेल के अंदर आया है वो इस बाइकार्बोनेट के साथ एक तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। जब सोडियम की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी इनटू द लेटरल स्पेस तो हमारे पास बाइकार्बोनेट जो है वो भी इसको फॉलो करेगा एंड देयर विल बी नेट absorption of sodium bicarbonate within the cell. Sodium is electrically balanced by remaining bicarbonate, and when sodium is reabsorbed तो साथ ही साथ हमारे पास बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब होगा into the lateral space and finally into the blood। अब हमारे पास सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस के बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो है पोटेशियम, एंड पोटेशियम इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द पैरासेलुलर रूट। वाटर एब्जॉर्प्शन इन द अपर इंटेस्टाइन इंक्रीजेज द पोटेशियम कंसनट्रेशन इन द लोअर इंटेस्टाइन, यानी जब वाटर अपर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियसली क्योंकि वाटर तो मूव होके
आ गया from the upper part of the intestine into the extracellular fluid in the lateral space and finally into the blood, तो क्या होगा यहाँ पे आपको फील होगा कि ल्यूमिनल साइड पे पोटेशियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रही है. सो दिस इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर will create a favorable diffusion gradient for potassium. और जैसे ही वाटर रिमूव हो जाएगा, जो कि ये आपको फर्ज करो ये ब्लू के अंदर आपको नज़र आ रहा है, तो अल्टीमेटली जब पोटेशियम की कंसनट्रेशन इस वाटर रिमूवल की वजह से इंक्रीज़ कर जाएगी ल्यूमिनल साइड पे, तो वो पोटेशियम जो है इट विल आल्सो बी absorbed through simple diffusion in the lower part of the intestine. In the lower intestine तो वाटर की absorption हो रही है proximally, फिर उसके बाद उसके नतीजे में यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पोटेशियम की कंसनट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो ऑटोमेटिकली दैट विल क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ पोटेशियम थ्रू अ paracellular route by simple diffusion from the luminal side into the blood into the extracellular fluid. So potassium will be absorbed through the paracellular route into the blood. अब हमारे पास एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दूंगा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायरिया के ऊपर. तो डायरिया बेसिकली होता है व्हेन देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन स्क्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर वाटर का फ्लक्स है, जिसके अंदर वाटर लॉस्ट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज़ थ्रू फीसिस and the rest of the water is absorbed. Water inflow into the gut is through the intake, through the ingestion, and there is ultimately secretion of water into the gastrointestinal tract lumen. तो अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो इन दोनों का सम जो इंजेशन का है और secretion का सम है, it should be equal to absorption of water plus the water that is lost into the feces. तो this is the normal dynamic, जिसके अंदर ये और ये इन दोनों को ऐड अप करेंगे, it should be equal to this and this. So the ingestion and secretion into the gastrointestinal tract, the ingestion of water into the gastrointestinal tract and secretion of water into the gastrointestinal tract should be equal to absorption from the gastrointestinal tract and the water that is lost from the gastrointestinal tract. तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम दैट शुड बी इक्वल. अब हाइपर सेक्रेटरी डायरिया के अंदर क्या होता है? हाइपर सेक्रेटरी डायरिया के अंदर चूँकि आपकी सक्रीशन ऑफ वाटर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपका रिलेटिव वाटर वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ कर गया. उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, बट दिस एब्जॉर्प्शन नेवर एक्सीड्स योर सक्रीशन. अगर आप देखो नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाटर फ्लक्स के अंदर एब्जॉर्प्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन योर सक्रीशन इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. लेकिन हाइपर सेक्रेटरी डायरिया के अंदर योर सक्रीशन into the gastrointestinal tract is always greater than the absorptive capacity of the gastrointestinal tract. तो इसके नतीजे में क्या होगा? जो वाटर जो एब्जॉर्ब नहीं हो सक रहा वो अल्टीमेटली लूज़ होगा फिसिस के अंदर, और आपको यहाँ पे फीकल वाटर जो है वो ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. और वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सक्रीशन ज़्यादा हुई. वो सक्रीशन किसी भी वजह से हो सकती है. जब वो ज़्यादा होगी वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वाटर की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो सरपास हो गई, और जब वो सरपास हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो वाटर है वो आपके फीसिस के अंदर आना शुरू हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पे आपका वाटर कंटेंट इन फीसिस इंक्रीजेस. इसके ऑपोजिट हमारे पास है मेल एब्जॉर्प्टिव डायरिया.
और वो क्या है, वो ये है कि मेल अब्जॉर्प्शन हुई किसी भी वजह से, जिसके अंदर हमारे पास शॉर्टनिंग ऑफ विलाए हो सकती है, दैट इज़ कॉज्ड बाय इंक्रीज सेल लॉस। और ये डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर भी आप ऑब्ज़र्व करते हो, जिसके अंदर एपिथीलियम स्लफ़ कर जाती है। तो जब एपिथीलियम स्लफ़ करेगी तो आपका एब्जॉर्प्टिव एरिया कम हो जाएगा। वो एब्जॉर्प्टिव एरिया कम होने के नतीजे में आपकी स्क्रीशन जो है वो है नॉर्मली कंपेयर टू योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाटर फ्लक्स। जो वाटर स्क्रीट होके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ल्यूमेन के अंदर आ रहा है, जो वाटर इनफ्लो टू दी गट है, वो बिल्कुल मेल अब्जॉर्प्टिव डायरिया के अंदर उतना ही है जितना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता है। बट क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुई, आपकी एब्जॉर्प्शन। कंपेयर टू योर नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लक्स आपकी एब्जॉर्प्टिव एरिया किसी भी वजह से कम हो गया। और ये मैं नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको इस फिगर को और बेहतर तरीके से हम एक दफ़ा डिस्कस भी करते हैं। तो अगर आपका एब्जॉर्प्टिव एरिया कम हो रहा है तो इसके साथ साथ जो वाटर बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे होना चाहिए था, वो वाटर जो है वो फीसिस के अंदर जाएगा। ये याद रखना कि ये इतना ज़्यादा नहीं होता कंपेयर टू हाइपर सेक्रेटरी डायरिया। और मेल अब्जॉर्प्टिव डायरिया जो है उसका बाज़ औक़ात आपको फील भी नहीं होता, बट उसके अंदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाती है। हाँ, इसके अंदर दो और तरह के डायरिया भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास स्मॉल बाउल डायरिया यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का डायरिया और लार्ज इंटेस्टाइन का डायरिया। उनके साइंस डिफरेंट हैं। उसके डिबेट में नहीं जाते, लेकिन इसके अंदर फीकल वाटर मेल एब्जॉर्प्टिव डायरिया के अंदर जो है वो इसलिए इंक्रीज़ कर रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन का मसला नहीं है, इसके अंदर हाइपर स्क्रीशन है। और वो हाइपर स्क्रीशन डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी पैथोजन था, कोई एंटेरोटॉक्सिन थी जिसकी वजह से लीक हो के डिफरेंट आयंस, फॉर एग्जांपल सोडियम आ रहा है इनटू द इंटेस्टाइन, तो उसकी वजह से वो अपने साथ वाटर भी लेके आ रहा है। तो हाइपर स्क्रीशन हुई, जिसके नतीजे में अब्जॉर्प्शन जो है वो तो मैक्सिमल हुई, जितनी गट कर सकता था वो उसने कोशिश की। रेस्ट ऑफ द वाटर विल स्टार्ट कमिंग इन दी फीसिस। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरप्रेटिव डायग्राम। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाटर फ्लक्स है, जिसमें हमारे पास वाटर इनफ्लो टू द गट बाय मींस ऑफ इंजेशन एंड स्क्रीशन शुड बी इक्वल टू एब्जॉर्प्शन एंड फीकल वाटर। दिस इज़ वाटर लॉस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ल्यूमेन। और ये दो शुड बी इक्वल टू दीज टू। अब हाइपर सेक्रेटरी डायरिया के अंदर हमारे पास स्क्रीशन ऑफ आयंस ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम की स्क्रीशन ज़्यादा हुई, हाइपर सेक्रेटरी डायरिया हुआ बिकॉज ऑफ एनी एंटेरोटॉक्सिन फॉर एग्जांपल। तो उसके नतीजे में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ने अब्जॉर्ब करने की कोशिश तो की ताकि इसको नॉर्मलाइज किया जा सके। जितना भी वाटर स्क्रीट हो रहा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर उसको मैक्सिमली अब्जॉर्ब किया जा सके, बट स्टिल सम ऑफ द वाटर इज़ लेफ्ट एंड दैट विल कम इनटू द फीसिस। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा वाटर मिलता है फीसिस के अंदर। इसको रिलेट करो इस नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाटर फ्लक्स से। फिर हमारे पास जो मेल एब्जॉर्प्टिव डायरिया उसके अंदर स्क्रीशन तो नॉर्मल है, एज इन दी नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाटर फ्लक्स स्क्रीशन मेल एब्जॉर्प्टिव डायरिया के अंदर नॉर्मल है, बट एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्टिव एरिया, because of the shortened villus or for example because of sloughing of cells due to any disease, जिसके नतीजे में जो वाटर यहाँ पे अब्जॉर्ब होना चाहिए था वो नहीं हुआ और वो अल्टीमेटली फीसिस के अंदर आना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट स्लाइड। और अगर आप देखो तो हमारे पास ये एक नॉर्मल विलस है जिसका ये एब्जॉर्प्टिव एरिया है। ये एब्जॉर्प्टिव एरिया जो है ये किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है बिकॉज ऑफ स्लफिंग ऑफ सेल्स ड्यू टू एनी डिजीज़, या हमारा एब्जॉर्प्टिव एरिया वैसे ही श्रिंक कर जाए और जैसे जैसे सेल्स लॉस हो रहे हैं आपका विलस एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, विलस श्रिंक कर जाता है टू फिल इन द गैप इन द एपिथेलियल कोट, और विलस हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ करती जाती है। तो ये कुछ सिनारियोज़ हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं
और इनको हमने डायरिया की ट्रीटमेंट के अंदर कंसिडर करना चाहिए। हमें हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये हाइपर सिक्रीटरी डायरिया या मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया है। हाइपर सिक्रीटरी डायरिया के अंदर आप सिक्रीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो बेहतर है, एब्जॉर्प्शन तो ठीक है, और मैल एब्जॉर्प्टिव डायरिया के अंदर आप एब्जॉर्प्शन को टारगेट करोगे, उसमें सिक्रीशन का एज सच कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता। फाइनली आज हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को कंक्लूड कर लिया है। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आस्क। अब हमने चैप्टर नंबर 30 ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी ख़त्म कर लिया है, और नेक्स्ट टाइम हम फर्मेंटेशन को डिस्कस करेंगे और पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फिजियोलॉजी को वाइंड अप करेंगे।